बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से जो है अपना दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम से करते होंगे और ज़ाहिरन जो है वो दिन का जो इख्तिताम जो है वो भी अल्लाह ताला के नाम से ही करते होंगे। तो अल्लाह ताला हमेशा करम रखे और अगर नीयत जो है जो अगर हो जाए हर वक्त जो है अल्लाह ही हमारे जो है दिल दिमाग में रहे तो फिर ये कहा जाता है कि हर अमल जो है वो आपकी नेकी में ही लिखा जा रहा होता है। ये भी हो सकता है कि जब हम घर से निकलें तो हम वुज़ू जो है वो करके ही घर से निकलें, यानी हमारी जो नीयत जो है वो अल्लाह ताला ही हो। तो अब जो है जब हम सोने लगें ज़ाहिरन तो फिर जो है फिर भी हम वुज़ू करके ही अगर हम सोते हैं और अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह ताला ने ही बनाई है, लेकिन ज़ाहिर फ़ुज़ूल चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ उसको रुजू नहीं करना होता, वो हमारी अपनी जो है वो गलती होती है, हमारी अपनी कमी होती है। ये वो बातें लंबी हो जाएंगी, खैर उसको वाइंड अप ही करते हैं। तो उसमें जो है कि अगर आप कोई अल्लाह करम करे, हर कोई तंदुरुस्ती अल्लाह ताला अता करे हर एक को, लेकिन अगर आप जो है अल्लाह ताला का नाम लेते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते रहते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं और अमल करते रहते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए जो कानून हैं उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर कोई अगर ज़ाहिरन जो है अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अगर कोई आप जो इबादत या उसमें अमल में कुछ कमी हो रही है तो लेकिन जो है आपकी नीयत तो यही है तो अल्लाह ताला वो आपको नवाजता ही रहता है, अल्लाह ताला वो नवाजता ही रहता है। ये शैतान जो है और जो नफ्स जो है इसके वसवसे ये भी ख़त्म नहीं होते। तो शैतान और जो नफ्स जो है वो कई दफ़ा आपको बड़ी इबादत से छोटी इबादत की तरफ भी लेके जा रहा होता है, यानी छोटी इबादत तो इबादत ही है लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि कोई मरतबों के लिए बड़ी इबादत है, ज़्यादा जो है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो शैतान तो ज़ाहिर है सबसे पहले गुनाह की तरफ ही लेके जाता है। तो लेकिन ये है कि अगर आप अल्लाह के करम से जो अल्लाह की पनाह मांगते रहें तो फिर जो है फिर वो ये भी होता है कि बड़ी इबादत से आपको छोटी इबादत की तरफ, बड़ी नेकी से छोटी नेकी की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा जो है अल्लाह ताला की पनाह ही मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ही सिर्फ बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तौफ़ीक भी अल्लाह ताला ने देनी है, दुआ की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला ने देनी है, कबूल भी अल्लाह ताला ने ही करना है और फिर जो है बचाना भी अल्लाह ताला ने ही है। हर चीज़ जो है उसको अल्लाह ताला की तरफ ही जो है वो हमें रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो अब ये लेकिन मांगते रहना और फिर हदायत जो है ये भी मांगते ही रहें, अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें। जब कोई चीज़ हमें दुनियावी तौर पर भी हमें अच्छी लगती है तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो अब जो है अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो अगर हमने उसकी तरफ भी तो रग़बत तो करनी है ना, दुआ तो करनी है और दुआ जो है वो करनी भी अल्लाह ताला से ही है। तो ये आप दुआ करते रहें, मांगते रहें, अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहें और शैतान और नफ्स के शर से जो है वो बचना जो है उसकी भी दुआ जो है वो अल्लाह ताला से आप करते रहें, अल्लाह ताला ही सिर्फ बचाने वाला है। तो अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड ईयर जो है कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें टॉपिक जो है वो हम ER डायग्राम जो है वो हम कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड का ये क्वेश्चन है। तो और ये एक साइज़ में भी क्वेश्चन ये 1-2 आए हुए हैं तो उसको इसलिए इसको डिटेल में हम देख रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो है उसका मटेरियल कम भी है लेकिन यूनिक नोट्स के अंदर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अपना टॉपिक जो है ER डायग्राम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक जो है ये इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये एक एग्जांपल है ER डायग्राम की, उसको डिटेल में हम देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ ER डायग्राम फॉर कार मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये एक डायग्राम हमने बनाई है और आपको पता है कि ER डायग्राम जो है डिफरेंट डाटा मॉडल का जब उसको हम कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन जो है उसको ER डायग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक डायग्राम है, अब इसमें डाटा मॉडल कितने हैं
तो डाटा मॉडल अब आप किस तरह इसको काउंट करेंगे, ठीक है। पहले भी हमने प्रीवियस जब एक दो लेक्चर में इसको देखा था। अब ये एक डायग्राम है ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये डाटा मॉडल का कम्बिनेशन है। अब इसमें कितने डाटा मॉडल जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अब डाटा मॉडल जो है, एक डाटा मॉडल में कितनी एंटिटीज़ होती हैं, 2 एंटिटीज़ होती हैं ना। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट करके दिखाया जाता है, तो इस तरह ये एक डाटा मॉडल बनता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें डाटा मॉडल्स कितने हैं, किस तरह काउंट करेंगे। मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि जो डायमंड साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशनशिप को, कि 2 एंटिटीज़ किस बुनियाद पर आपस में रिलेट हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस डायग्राम में कितने डायमंड साइन नज़र आ रहे हैं, एक ये 1 2 3 4 5 है ना। जैसे 1 लाइसेंस, ये स्टॉक्स, ट्रांसपोर्ट, बिल्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये है ना 5 है ना, 5 डायमंड साइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 डाटा मॉडल हैं और एंटिटीज़ कितनी है 1 2 3 और 4 एंटिटीज़ हैं। 1 2 3 4 हमारे पास एंटिटीज़ हैं और डाटा मॉडल जो हैं इन सारे एंटिटीज़ को यूज़ करके कितने डाटा मॉडल हैं 5। तो अब जो है 5 डाटा मॉडल को जब कंबाइन किया तो ये एक डायग्राम बन गई जिसको ये ER डायग्राम कहा जा रहा है, ठीक है। अब जो है अब इसको डिटेल में अगर देखते हैं इंडिविजुअल डाटा मॉडल के हवाले से, जिस तरह यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर जो है बिल्ड्स कार है ना, ये है ना, ये एक डाटा मॉडल है ना। मैन्युफैक्चरर्स और कार और ये दरमियान में किस बुनियाद पर आपस में लेंगे बिल्ड्स, ठीक है। और आगे मज़ीद जो है इसकी कार्डिनलिटी मॉडलिटी भी दिखाई गई है। अब इस डाटा मॉडल को, अब जितने भी डाटा मॉडल्स हैं इसको आगे हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ER डायग्राम में द एंटिटीज़ इन द अबव फिगर कंटेन्स द फॉलोइंग रिलेशन। मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार, मैन्युफैक्चरर जो है वो कार को बनाता है, ठीक है। अब इसमें ये आपको एक डाटा मॉडल दिखाया जा रहा है। ए मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स 1 और मैनी कार, एक जो मैन्युफैक्चरर है वो एक या एक से ज़्यादा कार को मैन्युफैक्चर करता है। और लेकिन एक कार जो है वो ज़्यादातर क्या है, एक ही मैन्युफैक्चर बनाता है ना। ए कार इज़ बिल्ड बाय 1 मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे अगर 1 to many रिलेशनशिप की बात करेंगे, पहला सिंबल ये 1 को रिप्रेजेंट कर स्ट्रेट लाइन और ये क्रॉस फुट जो है मैनी को। अब ये जो कार जो है ये एंटिटी जो है ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रही है और मैन्युफैक्चरर जो है 1 को। ये 1 to many रिलेशनशिप हो गया। और रिलेशनशिप जो है वो क्या बिल्ड्स, रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कार इज़ 1 to many, और ये 1 to many के तौर पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है इसमें आप अगर देखें मॉडलिटी भी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है दोनों ही हमारे लिए रिक्वायर है। फिर दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरर और शिपर के दरमियान है। मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर, ठीक है, जिससे वो कार जो जहाँ कहीं भी बनती है तो किसी और मुल्क में आप उसको शिप कर रहे होते हैं, भिजवा रहे होते हैं। वो कॉन्टैक्ट करता है शिपर से टू डिलीवर कार्स टू डीलर, कि वो कार जो है वो डीलर तक पहुंच जाए। ए मैन्युफैक्चरर मेक कॉन्ट्रैक्ट 0 और मैनी शिपर, वो एक शिपर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा शिपर से। ए सिंगल शिपर शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट विद एटलीस्ट 1 मैन्युफैक्चरर, और एक शिपर जो है उसका एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये रिलेशनशिप जो है जो अगर आप करते हैं मैन्युफैक्चरर और शिपर का, ये क्या बन जाता है 1 to many एज़ फॉलोज़। यहाँ पे भी देख लें, ये 1 मैन्युफैक्चरर के साथ स्ट्रेट लाइन है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और शिपर के साथ क्रॉस फुट है तो ये मैनी को। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है स्ट्रेट लाइन है, ये कंपलसरी है, और ये हमने सर्कल लगा दिया 0 सर्कल, इसका मतलब है ये शिपर जो है ऑप्शनल है। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरर एंटिटी बनेगी, उसके बाद फिर शिपर। अब शिपर के लिए मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास है अगला डाटा मॉडल शिपर और ट्रांसपोर्ट, इसके दरमियान शिपर और ये कार। शिपर ट्रांसपोर्ट, शिपर जो है एक या एक से ज़्यादा कार को ट्रांसपोर्ट करता है। ए कार कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी शिपर एंड बाय मैनी शिपर, वो शिपर के बगैर भी हो सकती है कार खुद ही, ठीक है। आप और दूसरा किसी शिपर या एक से ज़्यादा शिपर ए की बेस पर जो है इस्तेमाल करके कार जो है ट्रांसपोर्ट होती है।
एक तो शिपर नहीं ना, एक ज़्यादा शिपर है। द रिलेशन बिटवीन शिपर एंड द कार इज़ मैनी टू मैनी। अब यहाँ पे देख लें, ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस फुट ये भी कार जो है एंटिटी ये भी मैनी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैनी टू मैनी, कार जो है ये ज़रूरी कार एंटिटी होगी, कार होगी तो फिर ही उसको शिप किया जाएगा ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी शिपर के ज़रिए भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट शिपर, ठीक है। ये इसका रिलेशनशिप। फिर आगे अगला जो डाटा मॉडल है वो मैन्युफैक्चरर और डीलरशिप के दरमियान। ए मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस वन और मोर डीलरशिप्स टू डीलर्स टू सेल कार्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है एक से ज़्यादा डीलर को डीलरशिप का जो है वो लाइसेंस दे सकता है कि वो कार्स को बेचने के लिए। ए सिंगल डीलरशिप इज़ लाइसेंस्ड बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर। एक डीलरशिप जो है डीलरशिप जो है वो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक डीलर को ही डीलरशिप का लाइसेंस देता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलरशिप इज़ वन टू मैनी, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है ये वन साइड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डीलरशिप की एंटिटी ये मैनी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास हो गया और इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, लाइसेंस जो दे रहा है मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलरशिप जो है डीलर को लाइसेंस दे रहा है। फिर है डीलरशिप स्टॉक्स कार। ए डीलर स्टॉक्स कार्स टू सेल। ए डीलर में स्टॉक वन और मैनी कार, डीलर जो है वो एक या एक से ज़्यादा कार्स का स्टॉक उसने रखा होता है। वन कार कैन बी स्टॉक्ड बाय ओनली वन डीलर, ठीक है। अब एक कार जो है वो एक ही डीलर के पास उसका स्टॉक है। द रिलेशन बिटवीन डीलरशिप एंड कार इज़ वन टू मैनी, ठीक है। ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, हमने एक एग्जांपल की बात की है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो। आप डिफरेंट स्टडी करेंगे तो ये आपका ER डायग्राम जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, उसके हवाले से डाटा मॉडल डिफरेंट हो जाएंगे। वो फिक्स नहीं है कि ये जो हम स्केच कर रहे हैं ये ऐसा ही हो। ये डीलरशिप जो है ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार जो एंटिटी जो मैनी को, फिर ये मॉडलिटी के वाले से ये भी कंपल्सरी, ये भी कंपल्सरी, ठीक है। और इनका रिलेशनशिप स्टॉक्स की बुनियाद पर रही। अब हमारे पास एक साइज़ का भी क्वेश्चन है, ER डायग्राम फॉर दिस सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। कि अब आप एक ER डायग्राम, ये एक साइज़ का क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक एक साइज़ का क्वेश्चन है कि कॉलेज में एडमिशन अगर लेना है तो उसकी ER डायग्राम जो है वो क्या हो सकती है, ठीक है। ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है ऐसे ही हो, तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो एक सिनेरियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं। द एडमिशन प्रोसेस इन अ कॉलेज में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो है अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हम यहाँ पे मेंशन की हैं। कॉलेज अनाउंसेस एडमिशन, कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो एडमिशन जो है वो अनाउंस करता है। द स्टूडेंट अप्लाइज़ फॉर एडमिशन ऑन द एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ एडमिशन फॉर्म। द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू मैनी ग्रुप्स, अब वो क्या पता नहीं किस में एडमिशन उसको मिलेगा, तो स्टूडेंट ज़्यादातर जो है एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग, ICS, कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप। हाउएवर वन स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन ओनली वन ग्रुप, लेकिन एडमिशन उसको एक ही ग्रुप में मिलता है। ये जिस तरीके से आप एडमिशन आपने करवाया है या आप जो करवाएंगे तो उसमें एक ज़्यादा ग्रुप्स में करवा रहे होते हैं कि देखें अब किसी में भी एडमिशन आ जाता है, किस में आएगा, मेरिट क्या होगा, तो उसके वाले से आप डिफरेंट ग्रुप्स में अपने एडमिशन फॉर्म जो हैं वो सबमिट करवाते हैं। द स्टूडेंट्स आर ग्रांटेड एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एडमिशन क्राइटेरिया एंड पॉलिसी। फिर जो भी अथॉरिटी है, एडमिशन अथॉरिटी जो है, जो मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई करती है, पॉलिसी बनाती है और उस क्राइटेरिया और पॉलिसी की बुनियाद पर डिफरेंट स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है ग्रांट करती है, जिसमें वो लाए करता है। मेरिट पॉलिसी के हवाले से, क्राइटेरिया और पॉलिसी जो भी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हवाले से वो उसको किसी भी एक ग्रुप में जो है एडमिशन ग्रांट करती है अगर वो ये पॉलिसी क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। फिर वो जो मेरिट लिस्ट जो है उसके हवाले से जो है वो लिस्ट जो है, एडमिशन लिस्ट जो है वो स्पेसिफाई की जाती है।
फिर स्टूडेंट जो है वो फ़ी जो है डिपॉज़िट करवाता है, इस तरीके से उसका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन उसको दिया जाता है, फिर वो फ़ी जब सबमिट करवाता है और फिर फ़ी सबमिट करवाने के बाद एडमिशन उसका फ़ाइनल हो जाता है और फिर वो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो अपनी वो क्लासेस स्टार्ट कर देता है। तो अब एंटिटीज़ जो हैं जो मे बी हो सकती हैं, मैंने पहले ही कहा है कि ये फ़िक्स नहीं है, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट स्केचेस हो सकते हैं। एंटिटीज़ जो एडमिशन में हो सकती हैं वो क्या है जी, कॉलेज एडमिशन सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें कोई स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है, ग्रुप कोई एंटिटी हो सकती है, फ़ी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसको मिनिमम रखते हुए हमने 3 एंटिटीज़ की बात की है, क्योंकि हम सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना है, पूरे कॉलेज का हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए सिर्फ एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंटिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो वो हम मिनिमम लेवल पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस एग्जांपल के तौर पर कितनी एंटिटीज़ हो सकती हैं? 3 एंटिटीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट, ग्रुप और फ़ी। अब इसमें रिलेशनशिप क्या हो सकता है? द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एंटिटीज़ कॉलेज एडमिशन आर एज फॉलो, स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट में अप्लाई फॉर वन और मैनी ग्रुप। स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए अप्लाई करता है। सिमिलरली वन ग्रुप कैन बी अप्लाइड बाय वन और मैनी स्टूडेंट्स। अब एक ग्रुप के लिए एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज़ मैनी टू मैनी। तो अब स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, मैनी टू मैनी, कि एक स्टूडेंट जो है एक या एक ज़्यादा ग्रुप के लिए अप्लाई करता है और एक ग्रुप जो है उसके लिए एक स्टूडेंट या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बन गया, 2 एंटिटीज़ का, मैनी टू मैनी। इसको हमने इस डाटा मॉडल के हवाले से हमने डिस्क्राइब कर दिया। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज़। अब क्रॉसवर्ड इधर भी है, क्रॉसवर्ड इधर भी है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और अगर आप वो आगे वैसे मॉडलिटी की बात कर लें तो हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। स्टूडेंट होंगे तो ग्रुप है तो स्टूडेंट है। रिलेशनशिप जो है वो स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ये कोई डाटा मॉडल हमने बना दिया। उसके बाद जो है स्टूडेंट और जो फ़ी एंटिटी जो है वो उसका डाटा मॉडल जो है वो हम देख रहे हैं कि क्या डाटा मॉडल होगा। अब स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फ़ी फॉर वन ग्रुप ओनली। स्टूडेंट जो है वो एक ही ग्रुप के लिए फ़ी पे कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को एक ही ग्रुप में एडमिशन मिलता है, तो फ़ी भी तो वो एक ही ग्रुप की देगा। हाउएवर वन और मैनी स्टूडेंट मे डिपॉजिट दी फ़ी फॉर सेम ग्रुप। लेकिन एक ग्रुप जो है उसके लिए एक स्टूडेंट थोड़ी, एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फ़ी सबमिट करवा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज़ मैनी टू वन। अगर हम स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैनी टू वन, के एक से ज़्यादा स्टूडेंट किसी एक ग्रुप के लिए फ़ी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो फ़ी जो है वो एक ही स्टूडेंट से ली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज़ मैनी टू वन। स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फ़ी फॉर वन ग्रुप। एक स्टूडेंट जो है वो एक ही ग्रुप के लिए फ़ी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ी जो है ये वन को रिप्रेजेंट और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मैनी हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डाटा मॉडल बन गया और इसकी बुनियाद पर अगर हम देखते हैं तो अब ये हमारे पास कंबाइन जब हम इसको कर लेते हैं तो ये एक ER डायग्राम बन गई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसके अंदर जो है कॉलेज एडमिशन सिस्टम जो है इसको मिनिमम रखते हुए इसकी डायग्राम क्या बन सकती है ये हमने बात कर दी। ये कंप्लीट हमने डाटा मॉडल को जब कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये एक ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये बन गए, ठीक है। ये मैंने पहले कहा है कि ये को मस्ट नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन हमने कोई एक एग्जांपल के एक सिनेरियो की बेस पर यह डायग्राम हमने की। द कंप्लीट ER डायग्राम फॉर कॉलेज एडमिशन सिस्टम इज़ एज फॉलोज, ठीक है। ये हमने बात की। ये कॉलेज में जब एडमिशन लेना है तो क्या, अब ये देख लें, अगर ये हमारे पास ये एंटिटीज़ का हमें पता चल जाता है तो फिर हम इस बेटर पोजीशन में आ जाते हैं कि एंटिटीज़ हमें पता चल गए कौन कौन सी हैं, फिर उसके दरमियान जो है वो कार्डिनलिटी मॉडलिटी का पता चल गया। तो फिर अब तो ये है कि हमने इसको बनाना कैसे, टूल की मदद से इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्या क्रिएट करना है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो
ER डायग्राम, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक साइज़ का भी क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अब अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू भी हम करेंगे। और अगला टॉपिक अब हमारे पास है डेटाबेस डिज़ाइन। ये हमारे पास पेज नंबर 27 पर है, डेटाबेस डिज़ाइन। अब डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक में बताया नहीं गया, ठीक है। तो अभी इसको टेक्स्ट बुक के हवाले से हम देख लेते हैं। अब डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये यूनिक नोट्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बताया गया है। अब ये डेटाबेस जब हमने डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करते हुए हमारे पास डिफरेंट वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। डिज़ाइन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स जो हैं अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं उसको ख़त्म कर देंगे। डिज़ाइन बेटर से बेटर जब हम कर देंगे तो उसके बाद होता है कि इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन डिज़ाइनिंग जो है एनालाइज़ करना सिस्टम को, फिर उसमें जब एनालाइज़ करेंगे सिस्टम को तो हमें उसकी फंक्शनैलिटी का पता चलता है, उसकी लिमिटेशंस का पता चलता है, और फिर हमें लिमिटेशंस की बुनियाद पर फिर रिक्वायरमेंट जो है नए सिस्टम की उसका हमें पता चलता है। जब हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं तो फिर हम नया सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन जो है वो बेटर हो, ताकि उसमें एरर जब नहीं होंगे तो जब उसको असल में उसको बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डिज़ाइन जब बेटर है तो ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक होगी, उसमें भी एरर नहीं होगा। तो अभी हम डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर 3 जो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, ये चैप्टर नंबर 3 का नाम ही यही है। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए जब हम डिज़ाइन करना है तो डेटाबेस डिज़ाइन के क्या स्टेप्स होते हैं ये हम देख रहे हैं, और डिज़ाइनिंग हम बेटर से बेटर करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आगे टॉपिक आएंगे कि अगर डिज़ाइनिंग के अंदर कोई अगर एरर्स हैं उसको भी सॉल्व किया जाए। तो अब यहाँ पर ये डेटाबेस डिज़ाइन का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मेजर ऑब्जेक्टिव और डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतनी लाइनें ही हैं, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में बताया नहीं गया, तो यूनिक नोट्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट बाद ये आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स अगर आप करते हैं तो फिर वो 2 में से एक क्वेश्चन जो है वो अल्लाह के करम से वो पूरा हो सकता है। इसलिए हर टॉपिक जो है जो भी बोर्ड में आया हुआ है, जब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है उसको हमें डिस्कस करना है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, मेन मकसद क्या है डेटाबेस डिज़ाइन का, इज़ टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। हम जो कंसेप्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी बुनियाद पर हमने जो डाटा मॉडल बनाया है टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट कर सकें। जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है जो अच्छी तरीके से हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर बेटर डिज़ाइन हमने कर लिया है तो इम्प्लीमेंटेशन भी अल्लाह के करम से ठीक होगी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल दैट अ पर्टिकुलर DBMS कैन प्रोसेस। जब हम डिज़ाइन बेटर करेंगे, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो DBMS जो है ये सारा काम कैन प्रोसेस विद परफॉर्मेंस दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डिज़ाइन जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र को कंसल्ट करके हमने डिज़ाइन बनाया है, तो डेफिनेटली जब उसकी रिक्वायरमेंट जो है उस हमने मालूम की है और रिक्वायरमेंट जो है उसको सॉल्व किया है अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली यूज़र जो हैं जब उस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो ये सिस्टम उनके लिए एक्सेप्टेबल ही होगा। इन टुडेज़ कंपैटिबल इकोनॉमी डेटाबेस यूज़र रिक्वायर इन्फॉर्मेशन। यूज़र क्या रिक्वायर करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो, अप टू डेट हो, एंड दे एक्सपेक्ट टू बी एबल टू एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। अब क्योंकि अब अगर कंप्यूटर आ भी गया है तो कंप्यूटर में अब वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब यूज़र रिस्पॉन्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो डिमांड करता ही करता है, लेकिन वक्त के साथ जिस तरह कहा जाता है कि ज़िंदगी मसरूफ़ से मसरूफ़ होती जा रही है, तो उसमें जो यूज़र जो है उसकी सपोज अगर थोड़े मजाक है कि जी उसकी बेसब्री जो है वो बढ़ती जाती है, वो आंसर जो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत स्पीडीली ही गेट करना चाहता है। तो इसलिए अब यहीं पर फिर हमारे पास ये डिज़ाइनिंग की बात होती है, एनालिसिस की बात होती है, फेजेस, और उसमें
कोशिश की जाती है कि एनालिसिस बेटर हो और फिर डिज़ाइनिंग उसके हवाले से बेटर हो, उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि जब सिस्टम को जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो ना सिर्फ यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो बल्कि रिस्पॉन्स भी फास्ट हो, इंफॉर्मेशन भी उसको जो रिक्वायर है वही मिले, एक्स्ट्रा नॉलेज भी रिक्वायर नहीं है कि जो वो बात पूछ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हवाले से ही उसको इन्फॉर्मेशन मिले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना मिले, ज़रूरत ही नहीं, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले, और रिस्पॉन्स जो है वो ये भी यूज़र चाहता है कि रिस्पॉन्स भी फास्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इसको कोशिश की जाती है सॉल्व किया जाए। अब ये डिफरेंट जो हमारे पास जो स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, फॉलोइंग इज डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, एंटरप्राइज डाटा प्लानिंग, फिर एनालिसिस जो हमने प्लानिंग जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद करते हैं, सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में STLC में दिया, फिर एनालिसिस तो हमने इसको डिटेल में देखा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चंस भी खैर आएंगे। लॉजिकल या DB लिखा हुआ है, इसको आप डेटाबेस कर लें, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन ये हम करेंगे। ये हम एनालिसिस के बाद जो है, जब एनालिसिस हम डिटेल में किया तो ये भी आगे क्वेश्चंस हैं, ये डेटाबेस डिज़ाइन करने का डिफरेंट स्टेप्स हैं, फेजेस हैं। फिर उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने कर ली है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और डेटाबेस रिपोजिटरीज डिफरेंट स्टोर्स हैं कि डाटा को कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा, कौन कौन से जो स्टोर हाउसेस हो सकते हैं, तो उसमें हम इम्प्लीमेंट करने के बाद, क्योंकि हमने बात की थी फर्स्ट ईयर में भी थी और हमें पता है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है कि हमने डाटा इनपुट किया, प्रोसेस की, आउटपुट मिल गई तो आउटपुट करने के बाद बस रुक जाएगा। आउटपुट को हमने सेव भी करना ताकि फ्यूचर में भी अगर जब हमें ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, दोबारा डाटा इनपुट ना करना पड़े। एक दफ़ा जो इनपुट हो गया है तो हो गया है, अगर उसकी बुनियाद पर जो आउटपुट हमें रिक्वायर है तो वो ये ना हो कि डाटा दोबारा इनपुट करना पड़े, डाटा तो सिस्टम में मौजूद है ना, तो इसलिए फिर डाटाबेस को स्टोर भी किया जाता है। तो उसके लिए ये डेटाबेस रिपोजिटरी स्टोर हाउसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, डेटाबेस स्टोर्स यूज़ किए जाते हैं, ये डेटाबेस रिपोजिटरीज। डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब ये वही डिज़ाइन है, एक लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये टेक्स्ट बुक के हवाले से हमारे पास इतना ही है। अब इसमें इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये हो सकता है, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको डिस्क्राइब करें। ये टेक्स्ट बुक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको बताया नहीं गया, लेकिन अब हम ये यूनिक नोट्स के हवाले से इसको डिस्क्राइब हमने करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डेटाबेस डिज़ाइन जो है इसके डिफरेंट फेजेस जो हैं, प्रोसेस जो है, इसको आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें, तो अब प्लानिंग क्या है, एनालिसिस क्या है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन ब्रीफली क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डेटाबेस रिपोजिटरी क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ब्रीफली इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। बाकी डिटेल में आगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ये डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसको हम यूनिक नोट्स के हवाले से कवर करेंगे कि स्टूडेंट ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, तो हमने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इसको स्किप नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो तो हम ये कर ही रहे हैं कि ये डेटाबेस डिज़ाइन का अगर शॉर्ट क्वेश्चन या मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आप यहाँ पर कर लेंगे। बाकी जो है ये अगर ये डेटाबेस डिज़ाइन अगर शॉर्ट में आता है तो इतना ही करना है, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही होगा डायग्राम, और फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अगले टॉपिक में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और इसके डिफरेंट जो है ये फेजेस स्टेप्स क्या हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। टेक्स्ट बुक में जो है इसकी डिटेल नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो लेकिन यूनिक नोट्स के अंदर है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डेटाबेस डिज़ाइन को ही डिटेल में देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी डेटाबेस डिज़ाइन को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिक नोट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अब और ये जो है चैप्टर ये डेटाबेस डिज़ाइन जो है, क्योंकि अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले था कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जाता है तो फिर डिज़ाइनिंग भी बेटर से बेटर, एनालिसिस भी बेटर से बेटर होता रहता है और फिर ही आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट फेजेस जो हमने पढ़े थे, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं,
डिफरेंट फेजेस के से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो डिपार्टमेंट जो हैं अपने उस फेज़ पे काम करते रहते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन का लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।